प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर सरकार की सभी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिक्कत वहां पर होती है जब उनके राजनीतिक विरोधी आलोचना नहीं करते, आरोप लगाते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण में, जिसमें उन्होंने 9 साल का लेखा जोखा दिया है, हर एक योजनाओं की बात की, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए उनकी बात की, और उन्होंने कहा मैं तो देश के 25 करोड़ परिवारों का सदस्य हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसी पर बात करेंगे जो विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला है, खासतौर पर राहुल गांधी की अडानी सियासत पर, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं। मेरे साथ जो है अरविंद भारद्वाज जी हैं, जेजेपी पार्टी के नेता हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं A.K. वाजपेयी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, एलजेपी से जुड़े रहे हैं, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने लॉयर भी है। लेकिन सप्पल साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। आज तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से घोषणा ही कर दी कि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पे हार्वर्ड ने स्टडी तो कर ली है, अब खत्म होने पे भी करेगी, और जो डुबा रहा है उस पर भी जरूर स्टडी होगी। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इन तीखे शब्दों को, और जब वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप निराशा से डूबे हुए हैं? जी दीपक जी, पहली बात मैं जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी की शैली है, मुझे लगता कि पिछले 70-75 साल में जितना गाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को दी है, उतना कोई ही और ने दी है। खैर, उसको अलग रखिए। जो आज चीजें मिसिंग थी भाषण में से उनके, उसमें 3 मुख्य तौर पे चीजें मिसिंग थी। एक, महंगाई का जिक्र नहीं था। दूसरा, बेरोजगारी पे कोई चिंता नहीं की, जैसे ये दोनों इश्यूज नहीं है देश में। और तीसरा, अडानी के पूरे स्कैम के ऊपर एक शब्द नहीं, जांच का कोई वायदा नहीं। और मुझे जो मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री जी की शैली से जो आज शिकायत है, वो 4 चीजें हैं दीपक जी। एक तो बड़ी सफाई के साथ वो जब भारत की अचीवमेंट्स बताते हैं कि भारत कहां पहुंच गया, उसमें वो ये भूल जाते हैं कि 2014 तक कहां पहुंच गया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी के वो कहां पहुंच गया था। आपकी जनता को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2014 तक भारत ना केवल एग्रीकल्चर में सुपर पावर था, ना केवल स्पेस में सुपर पावर था, ना केवल न्यूक्लियर सुपर पावर था, ना केवल आईटी सुपर पावर था। भारत बहुत सारी चीजों प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 था। भारत के इंजीनियर छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, भारत के डॉक्टर छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, भारत के साइंटिस्ट पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और ये मोदी जी के पीएम के बनने से पहले हो गया था, जिसको वो बिल्कुल गायब कर जाते हैं। दूसरा, वो कहते हैं जैसे मैंने हर घर बिजली भेजी, वो ये एक छोटी सी बस बात छुपा जाते हैं कि उनके पीएम बनने से पहले 5,80,000 गांवों को बिजली पहुंच गई थी। 17,000 को उन्होंने एंड में भेजा। नहीं, बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं कि हमारे टाइम में रेलवे बहुत बढ़ गई 1950 के अंदर, 1950 से लेकर 2014 तक 64,000 किलोमीटर हुआ। मोदी जी ने 4,000 किलोमीटर ऐड किया। तो वो पहले की अचीवमेंट्स को, अगर कोई भी देशभक्त आदमी पुरानी अचीवमेंट्स को इग्नोर नहीं करेगा, उसका भी बखान करेगा और अपनी भी बात करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारी बात है आज की तारीख में, जो मुख्य मुद्दा है वो अडानी जी और उनके मोनोपोली का है। कोई चर्चा नहीं की। आप देखिए, बिजली का सवाल लीजिए, एनर्जी, थर्मल बिजली, सोलर बिजली, विंड बिजली बनाएंगे अडानी जी,
ट्रांसमिशन अडानी जी के पास, डिस्ट्रीब्यूशन अडानी जी के पास, खेती का उपज खरीदने का अडानी जी के पास, उसका स्टोरेज अडानी जी के पास, ट्रांसपोर्ट की सड़क अडानी जी के पास, उसका कंटेनर अडानी जी के पास, उसका पोर्ट अडानी जी के पास, एयरपोर्ट अडानी जी के पास, डिफेंस टेक्नोलॉजी अडानी जी के पास। एक व्यक्ति को इतना सब कुछ देंगे तो भारत मजबूत कैसे होगा? ठीक है, इस बात का जवाब मोदी जी ने नहीं एक मुद्दा उठाते हैं और मैं चाहता हूं, हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हमारे पास वक्त ही वक्त है, हम इस डिबेट को आगे एक्सटेंड भी करेंगे आगे, तो बहुत वक्त है। प्रेम शुक्ला जी भी है। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है कि अडानी पर जवाब नहीं है और पिछले सरकार की उपलब्धियों को जो है आप लोग गायब कर देते हैं, जैसे 2014 से पहले भारत कहीं था ही नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 का जो दशक है वो घोटालों का दशक रहा अपने भाषण के। ये कहने की कोशिश की उन्होंने। इस पे भी जवाब लीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, इनका जो सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलने और झूठ में जीने के आदी हो गए हैं, इसलिए उनको सच सुनने की आदत और अभ्यास उनका शेष नहीं बचा है। अब ये कृपा करके मुझे बताएं कि 2004 से 2014 की क्या उपलब्धि गिनाई जाए? घोटाले गिनाए जाए, 2G गिनाया जाए, जीजाजी गिनाया जाए, कोयले में किस तरह से गांधी परिवार ने मुंह काला किया वो गिनाया जाए, कॉमनवेल्थ घोटाला गिनाया जाए इनका, जीजाजी ने किस तरह से जमीनें कब्जा की लोगों की वो गिनाया जाए इनका, आतंकवादियों को किस तरह से बिरयानी खिलाई गई वो गिनाया जाए इनका, आतंकवादियों की मौत पर श्रीमती सोनिया मायनो गांधी किस तरह से विलाप करती थी, उन आंसुओं को गिनाया जाए। क्या गिनाया जाए भाई इनका? तो गिनाए जाने की बातें, गिनाए जाने लायक आपका क्या कर्तृत्व है 2004 से 2014 के बीच में? और कृपा करके मुझे बताइए ना, बिजली की बात कर रहे हैं, आपको 17,000 गांव में बिजली देने से किसने रोका था? आपके पास संसाधन नहीं थे क्या? उन 17,000 गांव तक बिजली पहुंची ना। एलपीजी गैस कनेक्शन जब तक कांग्रेस के, देखिए बीच में ना बोले, इनको जरा रोकिए, मैं इनको सुन रहा था ना। ये अभद्रता कर रहे हैं, कांग्रेसी अभद्रता के अतिरिक्त इनका भारतीय लोकतंत्र में और कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भाई भतीजा बात कर सकते हैं, अभद्रता कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, देश को गाली देंगे, सेना को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, निर्वाचन आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, क्योंकि ये सुपारीबाज गालीबाज है। इनका क्या योगदान है ना, बताइए मुझे, क्या किया इन्होंने? 17,000 गांवों को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? राहुल गांधी के विशेष उत्सव की प्रतीक्षा क्या? 11 करोड़ लोगों को आप जो है शौचालय नहीं दे पाए। इससे बड़ी बेशर्मी और इससे बड़ी विफलता कांग्रेसी कुकर्म की क्या हो सकती थी साहब, कि आपका फॉरेन मैगजीन कहती थी दुनिया की दूसरे नंबर की अमीर एक, जिन्होंने दरिद्रता में अपना बाल्यकाल गुजारा, और जो है संजय निरुपम, जिनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे, जिन श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस सांसद संजय निरुपम करते रहे, वो जुबान पे लाने पर अभी जो है गुरदीप साहब उछलने लगेंगे। मैं इसलिए उसको नहीं लाऊंगा। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, आपकी अवैध कमाई के अलावा, जीजा जी की अवैध कमाई के अलावा आपने सामान्य आदमी को मकान दिया क्या? कितने मकान दिए गुरदीप साहब, बता दीजिए ना। 70 वर्षों में गरीबों को कितना मकान दिया, कितने शौचालय बनवाए, कितने एलपीजी गैस कनेक्शन लिए, और जो है आप कृपा करके बताइए 20 से बाजार तक किसान के लिए आपने क्या किया? मुझे बताइए। एक एक मुद्दे को उठाते हैं और आगे एक एक मुद्दे पर बात करेंगे हम, हमारे पास बहुत वक्त है। गुरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन राहुल गांधी जी पर एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा है? उनका एक जो भाषा यूज में चुप रहा। दीपक जी आखिरी 10 सेकंड, फिर आप दीपक जी आखिरी, गुरदीप जी 10 सेकंड बोल लेते। दीपक जी मेरा आखिरी 10 सेकंड। 2008 में जब परमाणु समझौते पर बहस इसी संसद में हो रही थी, तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि कलावती के घर में बिजली देने के लिए परमाणु समझौता कर रहे। उसके बाद कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली। तो किस तरह देश की जनता को ठगने का, प्रवंचन करने का कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी, उनकी माताजी और उनके पूर्वजों ने किया, यह देश भली बात जानता है। मैं राहुल जी का जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है वो बता दूं। राहुल गांधी ने कहा है अडानी के मुद्दे पर पीएम नहीं बोले। उन्होंने कहा है पीएम ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि जेपीसी की मांग पर पीएम ने कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा, एक बार पूरा बयान उनका सुन लेते हैं। हमने पहले जो बयान दिखा रहा था उसमें कुछ और ऐड किया है, सुनते हैं राहुल गांधी का ये बयान।
इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूं, थोड़ा पीछे करो ना, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा पेज पे आना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। ठीक है, तो प्रेम शुक्ला जी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा 2004 से 14 तक कांग्रेस सिर्फ घोटाले होते रहे, आतंकवादी वारदातें होती रही, आतंकवादियों का प्रशय होता रहा, ये कहा प्रेम शुक्ला जी ने। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आप क्या कहेंगे 2004 से 14 के बारे में? कि अब 2014 में एक बहुत ज्यादा निगेटिविटी देश में बनी थी, शायद इसीलिए उन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 2019 में भी। दीपक जी, आप देख रहे थे कि जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे उसका केवल एक ही अभद्र भाषा, गाली गलौज। प्रेम जी, मैं आपके बीच में प्रेम शुक्ला जी उनको बोलने दीजिए। ये झूठ बोल रहे, गाली बताएं, गाली बताएं, ये गाली प्रेम जी, प्रेम जी, आप भद्र शब्द बताइए ना, झूठ बोल रहे हैं, आप मोदी जी की सलाह मानिए, आप उनके खिलाफ आप बताइए ना, आप झूठ है, कहा कि भारत को गाली पसंद नहीं है, बोल लेने दीजिए उनको। एक मिनट, इनको चुप कर दीजिए, इनका नहीं गलत क्या कहा मुझे बताइए। अब पूरी जो इन्होंने बातें यानी आप झूठ बोल रहे हैं, स्वीकारिए आप बातें क्या गिनाई, आप बातें क्या गिनाई, यही कह रहे हैं, ये आप सिद्ध कर रहे हैं। पहली बात, कोल और 2G। मोदी जी ने में पीएम बनने से पहले कहा था मैं पीएम बनूंगा, सारे राजनीतिक लोगों के मामले 6 महीने में फैसला होगा। 9 साल हो गए, आप फैसला लेते। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि कोई 2G नहीं था, कोई कोल नहीं था, बात खत्म। राहुल गांधी एक मिनट, इन्होंने कहा बिरयानी खिलाई, वो भी आप जानते हैं दीपक जी, साबित हो चुका है कि वो झूठ था। उस वकील ने खुद ही स्पष्ट किया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, मैंने केस को बनाने के लिए बात बोली थी। तो कसाब को बिरयानी वाली बात भी झूठी है, जबकि कसाब को फांसी हमारी सरकार के टाइम पे दी गई थी, पूरा न्याय का चक्र हमारे टाइम पे खुला था। अब उसको छोड़ दीजिए, लेकिन केवल एक लाइन, प्रेम शुक्ला जी, जितने झूठ तो बोलते हैं, लेकिन एक सिर्फ आपको डेटा झूठ के आप मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो पर कैपिटा जीडीपी होता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी, वो 10 साल में 150% बढ़ी और मोदी जी के टाइम में 9 साल में 20% बढ़ी। आपके तमाम दर्शक जानते हैं कि 4 और 14 के बीच में उनके जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ था, और 14 से लेकर 22 के बीच में, अब 23 आ गया है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो सच है, उस पीरियड में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे खुशहाली हर घर आई थी। आज की तारीख में महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज मोदी जी ने कहा कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, कोई उनसे पूछे कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले भाई आपने? आज आम मेडिकल कॉलेज की, प्राइवेट की फीस 20 लाख से 50 लाख रुपए है। कितना गरीब आदमी का बच्चा आज पढ़ सकता है? कांग्रेस के टाइम में आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कितने गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, कितने गरीबों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल किए। आज की तारीख में क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, प्राइवेट शिक्षा ले सकता है? ये सच है। आप कितने कॉलेज बने ये नहीं, लेकिन गुरदीप जी, काउंटर सवाल ये है कि 2014 से 14 तक अगर इतना अच्छा था तो आप हार क्यों गए और फिर दूसरी बार भी हार गए? बहुत सिंपल है। एक पूरा षड्यंत्र का दौर चला था, 2G और कोल का षड्यंत्र गिनाया गया था, लैंड स्कैम जैसे अभी भी बोल रहे हैं 9 साल बाद गिनाया गया था, जिसपे जनता ने यकीन किया, जो कि एक पूरा झूठ का पुलिंदा था। उस वक्त पूरा मीडिया उसमें शामिल हो गया था। दीपक जी, आप तो गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। पूरे मीडिया ने उस झूठ को बढ़ाया, सच की जांच नहीं की, जिसकी वजह से इस देश को भुगतना पड़ा। आज 9 साल बाद देश जानता है ना कोई घोटाला था, ना कोई ऐसी चीज थी, तरक्की थी। और हम इसीलिए कह रहे हैं शांति थी। आज शांति नहीं है। आज राहुल जी भी यही बात बोल रहे थे ना, खड़गे जी भी यही बात बोल रहे थे, हिंदू मुस्लिम। आज वो भी यही कहते हैं झूठ। अभी ये बोल रहे 17,000 गांव का बिजली क्यों नहीं दे पाए? अरे प्रेम जी, 5,80,000 को दे पाए, 17,000 रह गए थे, आपने दे दिया। सतत कार्यक्रम है ना सरकार हमारे। जवाब ले लेते हैं हम दोनों छोटे-छोटे आरोप रखते हैं एक दूसरे पर, और क्या दिक्कत है? जवाब सीधा आ जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है कि 2004 से 2014 तक हर कोई खुशहाल था और जो आरोप लगे थे वो झूठे थे, आपकी सरकार भी नहीं प्रूव कर पाई उन आरोपों के बारे में, ये कहना है गुरदीप सप्पल जी का। आप दीपक जी मुझे बताइए, 2005 में बमकांड हुआ, ये सत्य था कि नहीं था?
2006 में मुंबई की ट्रेनों में निर्दोष नागरिकों को बम से उड़ाया गया, ये सत्य था कि नहीं था? श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा गया, ये सत्य था कि नहीं था? अक्षरधाम में हमला हुआ, ये सत्य था कि नहीं था? रघुनाथ मंदिर को टारगेट किया गया, सत्य था कि नहीं था? दिल्ली हाईकोर्ट को में जो है बम कांड हुआ, ये सत्य था कि नहीं था? 26/11 के हमले हुए, ये सत्य था कि नहीं था? निर्दोष नागरिकों को अल्लाह अकबर का नारा लगा के हत्याएं की जा रही थी, ये सत्य था कि नहीं था? और उन आतंकवादियों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी रो रही थी, ये सलमान खुर्शीद का दावा, ये सत्य था कि नहीं था? कृपा करके मुझे बता दीजिए। तो निर्दोष नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं, और कृपा करके मुझे बताइए 2004 से 2014 के बीच में, दीपक जी आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है, मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक थी कि नहीं? जबकि पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थव्यवस्था के माहिर थे, उनके समय भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल पाई क्यों थी? भारत की अर्थव्यवस्था 10वें क्रमांक पे क्यों थी? उसको 5वें क्रमांक पे विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था आई कि नहीं आई? आज हम मोबाइल के उत्पादन में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है कि नहीं है? इनके जमाने में हम मोबाइल के नेट इंपोर्टर थे कि नहीं थे? आप डाटा का आज आदरणीय मोदी जी ने जो जिक्र किया, 250 रुपए जीबी का डाटा बिक रहा था कि नहीं बिक रहा था? कृपा करके मुझे बताइए ना, क्या था? और 2G में आपने ए राजा को सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जेल भेजा था ना, कि मीडिया में दीपक चौरसिया ने जेल भेज दिया था। और उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता, आप ही के कार्यकाल में कहा ना, और तोता ने अगर मामले को दबाने की कोशिश की, अपने लोगों को बचाने की कोशिश की, तो इस कुकर्म के जिम्मेदार आप हैं। और अगर श्रीमती सोनिया गांधी 420 के मामले में बेल पर है, श्रीमान राहुल गांधी 420 के मामले में बेल है, रॉबर्ट वाड्रा 420 के मामले में बेल पे है, तो अगर आप बेल पे रहना चाहते हैं, आप अपराधी हैं, अपराधियों को बेल देना इस न्याय व्यवस्था का जो है अंग है, तो अब अपराधियों को बेल देना बंद कर दिया जाए। ये आपकी मांग है कि सोनिया गांधी को जेल में ठूस दिया जाए, क्योंकि वो चीटर है, 420 की केस की अभियुक्त है, इसलिए उनको जेल में भेज दिया जाए, बेल माना जाए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी बहुत आरोप लगा दिया आपने एक साथ गुरदीप सप्पल साहब के ऊपर, लेकिन गुरदीप साहब मैं यहाँ पर एक प्रधानमंत्री की ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, दुष्यंत कुमार जी की कविता, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये सीधा हमला था राहुल गांधी पर, और इससे डायरेक्ट हमला बिना नाम लिए कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आप? दीपक जी, पांव के नीचे जमीन नहीं है, ये तो उन लोगों को पूछिए जो लाखों लाख लोग उस भारत यात्रा में शामिल हुए, जो साथ चले, वो बताएंगे राहुल जी के पांव के नीचे जमीन है कि नहीं है। रही प्रेम शुक्ला जी ने भी 2-3 बातें कही, बहुत जरूरी है। जमीन की बात कर रहे थे, इतना तीखा अटैक प्रेम शुक्ला जी ने किया, वो भूल गए कि अगर पार्लियामेंट पे अटैक था, अक्षरधाम पे अटैक था, वो वाजपेयी जी के जमाने में था। लेकिन हाँ, उस जमाने में हमारे टाइम पे भी टेरर अटैक हुए, लेकिन 26 बड़े टेरर अटैक मोदी जी के जमाने में हुए, चाहे जम्मू में हो, गुरदासपुर में हो, पठानकोट में हो, पंपोर में हो, कोकराझार में हो, पुलवामा में हो, उरी में हो, बारामूला में हो, हंडवारा में हो, भोपाल में हो, अमरनाथ यात्रा पे हो, संजुवन में हो, सुकमा में हो, जितने मैं 26 नाम ला सकता हूँ, 26 बड़े अटैक हुए। आप देश को ये मत बोलिए कि आपके टाइम पे अटैक नहीं हुए। आतंक का मुकाबला इकट्ठे करते थे, हम करते थे। आप हमको अलग करेंगे तो इस देश के लिए भला नहीं करेंगे। तीसरी बात जो आपने बोली बेल की, आज तो मोदी जी ने भी, आज तो प्रेम जी मोदी जी ने भी अपने भाषण में एक बात बोल दी कि ये जो झूठे ईडी केस में आप सोनिया जी को, राहुल जी को फंसा रहे थे ना, उससे कांग्रेस खड़ी हो गई। हमको पता है आपकी मीटिंग के अंदर बीजेपी की, दीपक जी, ये मुझे बीजेपी के लोगों ने बताया था, ये चर्चा हुई थी कि झूठे केस में राहुल जी को और सोनिया जी को जो ईडी में बुलाया है, पूरी कांग्रेस पार्टी पिछले 8 महीने से सड़क पर आ गई है। पहले दिल्ली के अंदर प्रदर्शन, अभी सड़कों पर प्रदर्शन, भारत यात्रा, ये तो मोदी जी मान गए। ये जो झूठ, ईडी का जो झूठ आपने रचाया, हम तो कहते हैं ना, गलती की आप डाल दीजिए जेल में, 9 साल वेट क्यों कर रहे थे? यही तो हम कह रहे हैं। केवल तलवार लटकाना, डेमोक्रेसी को तलवार के दम पे चलाना, लोगों पे झूठे केस लगाना, और लोगों को, सोनिया जी की बात ही नहीं है, कितने लोगों को जेल में 2-2 साल बिना बेल के आप लोगों ने रखा है, बिना चार्जशीट किए। ये इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बात सिर्फ सोनिया जी की नहीं है, बात उस देश के आम लोगों की भी है, जो लोगों को आज न्याय नहीं मिल रहा है। प्रेम जी, ये नफरत की भाषा छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। देश को महान बनाइए, वो इकट्ठे बनता है।
ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जवाब, एक क्विक जवाब। फिर मैं अन्याय कर रहा हूं डॉक्टर भदौरिया के साथ, वाजपेयी जी के साथ और अरविंद भारद्वाज जी के साथ। प्रेम शुक्ला जी, एक क्विक जवाब। ये तो कांग्रेस और बीजेपी का मैच लग रहा है। दीपक जी, नफरत उन राहुल विंची में है और हर भारतीय से नफरत है उनको, भारत की प्रगति से नफरत है उनको। प्रेम जी, अगर मैं आपका नाम बिगाड़ूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इटालियन का राहुल गांधी जी बोलिए, जैसे हम मोदी जी बोलते हैं। आप जो कह रहे थे ना मोदी जी गाली की बात कर रहे थे, आप एग्जाम्पल हैं। हम मोदी जी बोल रहे हैं, आप राहुल विंची बोल रहे हैं। ये सीखिए, गाली दिए बगैर बहस कैसे करते हैं। उनका राहुल विंची उनका नाम है, इटालियन पासपोर्ट है उनके पास, आप जमा करा दीजिए। देखिए दीपक जी, एज ए एंकर आप जनता को बता दीजिए कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना आपके शो में अलाउड नहीं है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, मैं भी ये कहूंगा, मैं भी झूठ बोलूंगा, लेकिन अगर राहुल विंची उनका नाम है, इटालियन पासपोर्ट कि वो ये बात करते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय होना क्या होता है। प्रेम शुक्ला जी, आपको ये बता दें, आपके बहुत बड़े बड़े सपोर्टर भारतीय नागरिकता छोड़ गए हैं और सोनिया जी ने इस देश को अपना घर बनाया है, ये समझिए। राहुल विंची के नाम पे राहुल गांधी के पास पासपोर्ट है कि नहीं है? आप गुरु ग्रंथ साहब की कसम खा के कहिए, अगर मैं झूठ बोलता हूं मैं माफी मांग लूंगा। राहुल विंची उनका नाम है। अच्छा। और इटालियन पासपोर्ट राहुल विंची के पास है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर में बाकायदा इसका जिक्र है। शुक्ला जी एक काम करते हैं, राहुल विंची का एक काम करते हैं ना मेरे भाई, इस शो खत्म होने के बाद मैं और आप अमित शाह जी पे जाते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी को डबल पासपोर्ट रखने के लिए गिरफ्तार कर लीजिए। अरे इतना असहाय क्यों बनते हैं? इटालियन पासपोर्ट दीपक जी अच्छा एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, अब आप अपने बात कह दी, आप लगातार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज, मैं दोनों को रोकूंगा कि इस शो के खत्म होने के बाद गुरजी भाई सबसे पहले बोलने का मौका आपको दिया था, तो आप भी उतनी बार बोल चुके हैं जितनी बार प्रेम शुक्ला। मैं काफी हद तक नहीं पूरा बैलेंस कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने कविताओं के जरिए भी हमला किया। क्या क्या उन्होंने कहा, कैसे उन्होंने काका हाथरसी की कविता पढ़कर सुनाई और क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी से, ए.के. वाजपेयी जी से, अरविंद भारद्वाज जी से ये बहस शुरू हो गया। कांग्रेस को और बीजेपी को काफी मौका मिला
फिलहाल रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैं तमाम मेहमानों से कहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास काफी वक्त है और मुद्दों पर बहस करेंगे। प्रधानमंत्री के कुछ और बयान हमने आपके लिए एडिट करके रखे हैं, यानी भाषण से छोटे छोटे टुकड़े, वो आपको सुनाएंगे पूरी सीक्वेंस में ताकि आप उनके भाषण को समझ पाए। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 90 मिनट के भाषण में किसी का जिक्र नहीं किया, खासतौर पर राहुल गांधी का, लेकिन उन्होंने कविताओं का कैसे इस्तेमाल किया अपने इस पूरे के पूरे भाषण में तेवर डालने के लिए, वार डालने के लिए, सुनते हैं वो। जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। ये देश के लिए गर्व की बात है, ये देश के लिए गर्व की बात है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। तो आत्मनिरीक्षण की सलाह उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी दी है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, बड़ा तीखा हमला किया विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने आज। और क्या भारत की वाहवाही हो रही है, इससे समाजवादी पार्टी को निराशा हो रही है एक विपक्षी पार्टी के तौर पर? नहीं, मुझे तो फिर एक दुष्यंत जी का शेर याद आया, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। यही कहा गया था ना कि हर घर में खुशहाली होगी, हर घर में लोगों के रोजगार होगा, किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन हालत क्या है आज की डेट में किसानों की? आज महंगाई दर कहां पहुंच गई है, आज बेरोजगारी दर कहां पहुंच गई है। यही तो कहा गया था ना कि ये सब चीजें खत्म होगी, नया भारत बन जाएगा। लेकिन किसान तो वही का वही है, किसान की इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। बात भारतीय जनता पार्टी दोष दे रही है कांग्रेस को, कांग्रेस दोष दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। लास्ट 30 सालों का हिसाब किताब ले लिया जाए तो 30 साल में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल अब बीजेपी की हो गई। 15 साल इन्होंने बांट लिया आपस में और एक दूसरे पे आरोप लगा के जनता की बात ही नहीं करते। वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, तो जनता की, युवाओं की बात कौन करेगा? महिलाओं की बात कौन करेगा? किसानों की बात कौन करेगा? अरे आपकी पार्टी तो इनकी बात करती है ना अनुराग जी। तो मैं तो कर रहा हूं ना, तभी तो मैं मुझे चिंता हो रही, तभी तो मैं 2022 में उत्तर प्रदेश जो आपका मूल आधार है वहां आपको हरा क्यों दिया इसी जनता ने, जिसकी बात आप कर रहे हैं? देखिए मैं वही बताना चाहता हूं, दिक्कत इस बात की है कि हर चीज को आप हार जीत से तोल लेंगे। सर लोकतंत्र का यही नजरिया होता है, हार और जीत से ही तोला जाता है। मेरी बात सुन, वो ये भी बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी को 38% वोट भी मिला है। अगर हार जीत से ही आप तोड़ना चाहते हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर कम हुआ है, तो आप ये भी तो देखो ना, बात हार जीत की नहीं है, बात है कि हम जनता के भले की कितनी बात कर रहे हैं, युवाओं के भले की बात कितनी हो रही है। सवाल इस बात का है, सर लोकतंत्र का तकाजा क्या होता है? जो हारा वो बाहर, जो जीता वो अंदर, तो आपको तो बाहर ही रख रखा है ना। नहीं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम जनता की आवाज तो उठाते हैं। ठीक है, हम बेरोजगारी की बात तो कर रहे हैं आपसे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस बीजेपी जो एक दूसरे पे बॉल फेंक रही है, कभी बॉल उनके पास फेंकती है, वो बॉल पकड़ लेते हैं,
कभी बॉल उनके पास फेंकते हैं, वो पकड़ लेते हैं। जनता देख रही भैया मेरा भी तो कहीं कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी। ये बीजेपी कांग्रेस चलता रहेगा भैया। युवा सोच रहा है मेरे रोजगार पे चर्चा होगी कि नहीं होगी। किसान बैठा देख रहा है भैया ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, भाई मेरी इनकम का क्या हुआ। ठीक है, मेरा मैं सीधे वाजपेयी जी के पास चलता हूं। अनुराग जी, आपने अपनी बात अपने ढंग से रखी है, अच्छी रखी है। मैं वाजपेयी जी से पूछता हूं, वाजपेयी जी जनता की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी का फिक्स मैच है, ये आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे में रीजनल पार्टीज की जगह है इस फिक्स मैच के अंदर? ये तो अपने अनुराग जी तो थोड़ा बहुत ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष अखिलेश बाबू क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश बाबू बात कर रहे हैं रामचरितमानस की। अखिलेश बाबू बात कर रहे हैं कि मुझे शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं। कहां है विकास, कहां है गरीब आदमी की चिंता? नहीं बताइए कि आपके अखिलेश बाबू की ये दो स्टेटमेंट आ रही है कि नहीं? लगातार आ रही हैं। देखिए क्या करेंगे, काहे की चिंता? ये तो वोट की चिंता कर रहे हैं, और इनकी वास्तविक चिंता ये है कि मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा पकड़े और उसको चिपका दें, उसी कोशिश में लगे हैं। लेकिन देश की जनता ने आज बड़े साफ तरीके से देख लिया, पहले राहुल गांधी को सुना, उसके बाद मोदी जी को सुना, तो जनता ने तय कर लिया कि किसकी बातों में विश्वसनीयता है, किसकी बातों में जान है, किस आदमी ने तथ्य रखे हैं, किस आदमी ने हवाबाजी की बातें की हैं। तो कैसे चलेगा? देखो सच्चाई तो बदल नहीं सकती ना, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। सारा दारो मदार राहुल गांधी की स्पीच का ये था, अडानी अडानी, जहाज जहाज, मोदी अडानी, मोदी अडानी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो बार बार इसीलिए क्या क्या है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य तो लाओ। बल्कि मोदी जी ने तो साफ कह दिया कि भाई आप लोग तो कुछ करते कराते नहीं हो, आरोप लगाने आ जाते हो। रोफल पे आपने कितना बड़ा लांछन लगाया और कह दिया प्रधानमंत्री चोर है। क्या हुआ उस आरोप का? राहुल गांधी को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। पेगासस में क्या हुआ? मतलब जो भी आरोप इन्होंने लगाया बिगर तथ्यों के लगाया, बिगर तथ्यों की जांच करे लगाया, इसीलिए वो सब डिमोलिश कर गए। तो जनता अब इनकी बात का यकीन नहीं कर रही और करेगी भी नहीं, क्योंकि अगर उसके पीछे सच्चाई नहीं तो आप उसको कैसे सच, झूठ को सच बना देगा कोई आदमी? क्या ठीक है, झूठ को सच कोई नहीं बना सकता। और इसीलिए मोदी जी का कॉन्फिडेंस हाई है और जनता का विश्वास जो है वो मोदी में है। इसका जवाब का विश्वास मोदी में, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। वाजपेयी जी रुक जाइए, फिर आएंगे हम आपके पास, हमारे पास है वक्त अभी, हम 7 बजे तक इस डिबेट को रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कहा, उन्होंने एक तरह से कंपेयर कर दी। क्या कंपेयर कर दी? भारत जोड़ो यात्रा जो अभी हुई श्रीनगर में लाल चौक पे राहुल गांधी जी ने झंडा फहराया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के नेता के तौर पर एकता यात्रा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ वो एकता यात्रा निकली थी 1991 में, उसमें जम्मू कश्मीर गए थे जब उन्होंने लाल चौक पर बंदूकों और बारूद के साए में तिरंगा फहराया था। क्या कहा प्रधानमंत्री ने कश्मीर के हालात के बारे में? सुनिए। यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को
ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। तो प्रधानमंत्री ने बताया 90 के शुरुआत में क्या अंतर था। वहां पर बंदूकों के साए में लोग चला करते थे लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। लेकिन गुरदीप जी, आप खुद श्रीनगर गए थे, आप खुद भारत जोड़ो यात्रा में थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगा कि कश्मीर के हालात अब पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं? कोई राजनीतिक यात्रा वहां पर पैदल चल ले, आज से 1 दशक पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था इसके बारे में। दीपक जी, हम तो ये शिकायत कर रहे थे आपके प्रोग्राम के शुरू में, और हम करते हैं कि मोदी जी, नेहरू जी की उपलब्धियों का, इंदिरा जी की, मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियों का जिक्र नहीं करते। आज तो वो मुरली मनोहर जोशी जी की उपलब्धि अपने नाम कर गए। वो यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी की थी, मोदी जी साथ में थे एक कार्यकर्ता की हैसियत से। खैर, वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन फॉर रिकॉर्ड एक चीज बता दूं मैं कि वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जो उन्होंने कहा वो गलत है। वो बकायदा सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर से लाल चौक उतरे थे, जोशी जी और उनके साथी 4 लोग, और 15 मिनट के अंदर पूरा कार्यक्रम खत्म करके वापस सुरक्षित पहुंचाए गए थे। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने चुनौती का साथ खड़े हुए थे और मुरली मनोहर जोशी जी की इच्छा पूरी की गई थी। पूरे चाक चौबंद सिक्योरिटी अरेंजमेंट में 15 मिनट के लिए गए थे। आज की तारीख में राहुल गांधी पैदल चल के गए, हजारों की भीड़ के साथ गए, लोगों से खुलकर मिले। और अगर माहौल इतना ही ठीक हो गया है तो राहुल जी ने भी ये बात अपने भाषण में कही थी श्रीनगर में। मैं रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, वो ऐसे पैदल चल के 4 दिन की यात्रा आज घाटी में करके दिखा दें, हम मान लेंगे। लोगों से बिना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के यूं मिले, हम मान लेंगे। लोगों को गले लगाएं, फिरन पहने हुए लोगों को, जिनको कि इनके सिक्योरिटी एजेंसी सब बोल रही थी कि उसमें हैंड ग्रेनेड हो सकता है, उसको इग्नोर करते हुए, जान की बाजी हाथ में लेते हुए मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी 3 दिन, 4 दिन या 1 दिन लोगों के बीच में चल लें, हम मान जाएंगे। जहां तक माहौल ठीक होने की बात है तो दीपक जी, आप भी जानते हैं 2010-11 तक माहौल ठीक हो गया था। टूरिज्म, आज फेसबुक पर देखिए टाइमलाइन में वापस जाके देश के अपने दोस्तों की, लोग 2012-13 में बहुत बड़े तादाद में टूरिस्ट जाने लग गए थे। ये काम हमने किया था। लेकिन एक दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, जो 2 बातें बहुत जरूरी इस डिबेट के अंदर आई, जो वाजपेयी जी ने भी बोला कि अडानी 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 क्यों कर रहे हैं, तो वाजपेयी जी को भी मैं बता दूं, अडानी अडानी इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जनता का पैसा कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। दीपक जी, 2004 से 14 के बीच में टोटल एनपीए 5 लाख रुपए था। 14 से लेके 23 के 9 साल के अंदर 66.5 लाख करोड़ एनपीए हो गया है। हर रोज 2000 करोड़ पैसा एनपीए हो रहा है और 14.5 लाख करोड़ को राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया सरकार ने। वो अडानी जी जैसे उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। ठीक है, कोविड के अंदर जिसकी इतनी तारीफ की मोदी जी ने, मैं एक मिनट और दूंगा, भाई अपना वक्त है अभी, कम से कम 20 मिनट है, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा इस पर बोलने का। आपने कश्मीर के बारे में बोला, पहले कश्मीर की टिप्पणी ले लेते हैं। के शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे देश की जीडीपी का 1/4
केवल 192 लोगों की जेब में पहुंच गया कोविड के दौरान, इसलिए हम अडानी कर रहे हैं। एक तरफ पैसा सारा उनकी जेब में जा रहा है, आ जाऊंगा आपके पास। आप नए सिरे से ये बात कह सकते हैं। मैं अभी कश्मीर की बात का जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अरविंद भारद्वाज जी पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक गुणात्मक अंतर कश्मीर के हालात में हुआ है या नहीं हुआ है? मैं आऊंगा गुरदीप भाई और फिर उसके बाद के शर्मा भाई। दीपक जी, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, वो याद आता है कांग्रेस की स्थिति पर। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। आज अगर जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही सारी सच्चाई बता दी, उजागर कर दी कि 15 मिनट के लिए ले जाया गया था मुरली मनोहर जोशी जी को और मोदी जी को, और हेलीकॉप्टर में सुरक्षा के बीच ले जाया गया, और राहुल गांधी जी कई दिन बाकायदा पदयात्रा करके वहां रहे जम्मू कश्मीर में। तो इसी से स्थिति समझ में आती है कि उस वक्त उस दौर में कैसे हालात थे कि 15 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और आनन फानन में वो प्रोग्राम करके वापस लाया गया। ये अरेंजमेंट थे सरकार के उस समय के। और आज वो कई दिन खुलेआम सड़कों पर घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे। ये इंतजामात थे आज की सरकार के। तो ये तो अंतर इन्होंने खुद बता दिया, सिर्फ सोच का फर्क है। देखिए, आज एक आम आदमी ये महसूस करता है कि कश्मीर में जाकर हम घूम फिर कर आ सकते हैं। अमूमन कुछ साल पहले ये स्थिति थी कि कश्मीर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता था। और हम जैसे जो नौजवान, जब हम कॉलेजों में पढ़ा करते थे, स्कूलों में पढ़ा करते थे, हम ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये 370 कभी हट पाएगा कश्मीर से, क्योंकि हमें लगता था सिर्फ ये चुनावी वादों में सिमट कर रह जाएगा, इससे ज्यादा ये धरातल पर नहीं उतर पाएगा। परंतु आज वो चीज धरातल पर है। हम खुद कश्मीर होकर आए हैं, आप में से भी ज्यादातर लोग गए होंगे, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत बहुत अच्छे हैं। हाँ, चंद लोगों के लिए वो हालात ठीक नहीं है, जैसे कि हमारे कांग्रेस के साथी हैं या और उनके साथ जो विपक्ष के जो साथी लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सरकार का विरोध करना है। ये उन्हें भी पता है। अमूमन कैमरे से अलग जाकर या डिबेट से बाहर जाकर ये भी महसूस करते हैं कि हाँ, हालात तो कश्मीर के बहुत अच्छे हुए हैं पिछले इन 7-8-9 सालों के अंदर। तो ये स्थिति कश्मीर की, अगर कश्मीर पे बात करें। बाकी दीपक जी, जो एक लाइन और मुझे बोलने दीजिए। अभी कांग्रेस के मेरे साथी ने कहा कि सरकार ने कोई भी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, प्राइवेट हैं तो उनमें करोड़ों रुपए फीस लगती है। मैं अपने हरियाणा का बता देता हूं, हमारी सरकार ने हरियाणा के 22 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, जिनमें से 4 मेडिकल कॉलेज तो स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे अपने फरीदाबाद शहर में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है। आप आकर देख सकते हैं, मैं आपको उसके दर्शन करवा दूंगा। आप आकर देखिए, दो बैच वहां निकल चुके हैं, 2 सेशन निकल चुके हैं MBBS के। तो मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चल रहा है, ये सरकारी है और हम इसी सरकार ने स्टार्ट किया है। तो ये आप धरातल पर आइए। जनता अगर खुश नहीं होती, 2014 में जो जीत थी, आप लोग कहा करते थे कि ये भ्रम था, ये फेकू का जाल था, झूठों वादे थे, परंतु 19 में भी यही स्थिति थी। और मैं एक दावा और करता हूं, मैं अरविंद जी फिर आऊंगा आपके पास, हमारे पास वक्त है। मुझे अभी 24 में भी कुछ होने नहीं जा रहा भाई, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के कार्यकाल को आजादी के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। क्या कहा है 2004 से 2014 जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने, सुनिए। आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था।
उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था। तो प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब संसद के अंदर दे रहे थे लोकसभा में, और खास तौर पर अडानी को लेकर जो वार राहुल गांधी ने किया था, उसमें बिना राहुल गांधी का नाम लिए प्रधानमंत्री ने तीखे हमले किए हैं विपक्ष के नेताओं पर। आपको पता है, पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई गुरदीप जी के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैं सीधे जा रहा हूं गुरदीप जी के पास। गुरदीप जी बताइए, 2004 से 2014 प्रधानमंत्री ने पूरी पुरानी यादों को आज अपने भाषण के अंदर ताजा कर दिया, और ये उनका सबसे बेहतर तरीका है कांग्रेस को डिफेंसिव में डालने का। इसी कारण से, इसी करप्शन के नैरेटिव के कारण ही तो आप चुनाव हारे थे। दीपक जी, आज प्रधानमंत्री जी ने फिर वही बात बोली जो झूठ इस देश में लगातार चलाया जा रहा है। अगर करप्शन था तो 9 साल से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, जो कहते हैं हम 14-15 घंटे काम करते हैं, आज तक तो फैसले हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। पूरा देश जानता है, ना 2G था ना कोल था। आज खुद जब प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 4G का ऑक्शन किया तो केवल 77,000 करोड़ रुपए आए, और उस समय 2G के लिए 2.25 लाख करोड़ की बात करते थे। लेकिन बात दूसरी, एक और बात अभी बोली, ठीक है, एक और बात बोली कि राहुल जी अब चल सकते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, गूगल कर सकते हैं, 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। राहुल गांधी जून 2013 और नवंबर 2013 में कश्मीर में गए थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में गए थे, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, लाल चौक में घूमे थे, डल झील में घूमे थे, और मैं वहां मौजूद था, और बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। ये क्रेडिट भी हमारा है, इनका नहीं। और तीसरी बात अभी बोली सरकारी मेडिकल कॉलेज की। फरीदाबाद के अंदर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है दीपक जी, ESIC का मेडिकल कॉलेज है, वो जब खरगे जी लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने सैंक्शन किया था। 2015 में खुला था ESIC का, सैंक्शन उसका यूपीए सरकार ने किया था, जबकि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी। ESIC में खरगे जी ने सैंक्शन किया था। ये अपूर्व जी को मैं बता दूं, 2015 में आपने कितने बनाए? खुलने जा रहे हैं, बात तो भविष्य की हो गई। 9 साल में कितने बनाए बताइए आम लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज? जो कांग्रेस का काम है उसको आप गिनाते हैं, कश्मीर की शांति कांग्रेस का काम है आप गिनाते हैं, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस का काम है आप गिनाते हैं। और मोदी जी ने किया क्या है दीपक जी? इस देश के अंदर जब मोदी जी PM बने थे तो कुल लोन 54 लाख करोड़ था, आज वो 93 लाख बढ़कर 147 लाख करोड़ हो गया है। पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया है मोदी जी ने, और इसलिए हम कहते हैं पूरे देश को बर्बादी की कगार पे सिर्फ बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन गुरदीप भाई अभी भी मैं कह रहा हूं 2 चुनाव लगातार मोदी जी जीते हैं, और आप इनकी नींव हिलाने की बात तो छोड़िए, दीवार को भी धक्का नहीं लगा पाए। ऐसा क्यों? अगर इतना झूठ है तो आप नींव हिलाना तो छोड़िए, दीवार को भी धक्का नहीं लगा पाए। देखिए, अभी वक्त आने दीजिए, हम तो अब जनता के बीच में गए, क्योंकि हमारे सच को मीडिया नहीं ले जाता था जनता में। ठीक है, अब हमने सीधे जनता में जाना शुरू किया है। सच तो बोलना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए, और जनता में जाना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं, वो हम आगे भी करेंगे, और इस सरकार को हटा के भी दिखाएंगे। ठीक है, के शर्मा जी बताइए, उनका कहना है कि आपकी अनुमति से
आपकी अनुमति से मैं जाना गुरदीप भाई 10 मिनट और रुक जाइए, आप फिर चले जाइएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जी क्या बोलेंगे गुरदीप जी के बारे में? उन्होंने कहा सब कुछ कांग्रेस ने किया। बोलने दीजिए, आपकी जानकारी सही कर देता हूं, क्योंकि उस समय आप राजनीति में नहीं थे, कहीं नौकरी चाकरी कर रहे होंगे, इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि आपको जानकारी नहीं है। आधे से ज्यादा आप झूठ बोले हैं, क्योंकि आपको ना 1992 की, आप बता देता हूं, 1992 की ना यात्रा, झूठ बोलते हैं नौकरी में, नौकरी पैसे वाले नहीं करते हैं। आप उस समय राजनीति में नहीं थे, इसलिए आपको जानकारी नहीं। झूठ बताइए, मैंने क्या बोला? मैं ये आपको समझा दे रहा हूं, है ना, उस जो यात्रा का आप विवरण कर रहे हैं। हाँ, बता देता हूं ना, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। जो जिस यात्रा का आप वर्णन कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि वे सामान्य कार्यकर्ता थे, आपको जानकारी हो प्रमुख संयोजक दीपक जी उस समय रिपोर्ट में रहे होंगे, दीपक जी को पूरी जानकारी। नहीं, आप सुन लीजिए, नहीं कार्यकर्ता नहीं, असल आपके मन में मोदी जी के पुत्री जो है पूर्वाग्रह, सुन लीजिए, अरे पहले बात सुनो, अरे आप साइलेंट, दीपक जी उनको शांत कराइए, ये तो हमको दीपक जी शांत कराइए। अच्छा गुरदीप भाई, अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी बोलिए। आपको कुछ नहीं पता है केवल झूठ के सिवाय। दूसरी बात ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि 2014 में वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं खुद वहां प्रभारी रहा हूं, मैं वहां 14 में था, और क्या हालात थे ये भी मुझे पता है। 13 तारीख में 2013 में डल लेक में घूम रहे थे, जो बता रहे हैं आप, ऐसी माहौल नहीं थे, और ऐसा टूरिज्म 2010 से चालू नहीं हुआ कल जम्मू का। अरे सुन लीजिए, अरे आप गूगल आपके बहुत सारे हैं जनाब, आप छोड़िए ना, कितनी सिक्योरिटी में आप कितनी सिक्योरिटी में घूमे, ये सब मत बताइए, ये सब देश को मत बताइए। दीपक जी गुरदीप भाई प्लीज आपने उनको कोई नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल बिना रोके टोके लंबा वक्त दिया है, इसलिए मैं आप इनको भी बता दे रहा हूं कि दीपक भाई 2014-15 में भी ऐसे हालात वहां नहीं थे। मैं स्वयं वहां चुनाव में 1.5 महीना रह के आया हूं चुनाव के समय, और वो परिस्थितियां मैंने देखी है वहां पर। इसलिए ये कहना कि 2010 से वहां पर टूरिज्म बढ़ गया था, ये तो सरासर हलाहल गंगा पीने वाला झूठ है। ये झूठे लोग, ये झूठे पार्टी, ये झूठी बातें करने वाला, और इनके नेता झूठी बातें करने वाले, उनके प्रवक्ता भी बैठ के झूठी बोल बताइए ना, और इनके आंकड़े का भी बता तो दिया। 14 में ऐसे हालात नहीं थे जनाब, नहीं अखबार पता लग जाएगा भैया, हमें सब, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, इंडिया में अभी आपने झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपको खबर मिल जाएगी दीपक जी। अच्छा गुरदीप भाई प्लीज मेरे साथ करना है बहस तो सबूत के साथ करनी पड़ेगी। मैं अच्छा, सबूत देता हूं। उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए ना, उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। आपने 3 बार टोक दिया उनको, के चर भाई, आपको पता लग जाएगा। नहीं उनको इसलिए क्योंकि उनकी झूठ खुल रही है, तो बेचारे क्या करें, शर्मसार हो रहे हैं। मैं इतना कहता हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा, मुझे पता है, इनका बैकग्राउंड भी पता है, इसलिए मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है इनको। इतना मैं समझा दूं कि कोई राजनीतिक परिस्थिति, वहां पर जो हालात थे वो हालात बदले हैं धीरे धीरे 2014 के बाद, और जब धारा 370 वहां से हटाई गई तो एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कश्मीरी भाइयों के बीच में। और आज जो राहुल गांधी, इन्होंने खुद ही कंपेयर करके बता दिया, अरविंद जी अभी बता ही रहे थे कि क्या हालत उस पीरियड में थे जब ये तिरंगा यात्रा निकला था, और उसके बाद में, और क्या हालात आज हैं कि आप जो है 4 दिनों तक वहां के सड़कों पे पैदल घूमते हैं, और एक गोली तक कहीं पर दूर दराज में भी कहीं कोई गोली नहीं चलती, और आप सीने यानी शान के साथ जाते हैं, लाल चौक में झंडा फहराते हैं, और वो लोग उस झंडे की यात्रा में शामिल होते हैं जो लोग, दीपक भाई, ये कहते थे जब धारा 370 हटाने की बात आई, तब उन्होंने ये कहते थे कि यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वो अपने कंधे पे झंडा लेके वहां तक गए। ये वक्त है दीपक जी, इस समय को बदला है मोदी जी। मोदी जी ने अपने सामर्थ्य से, अपने जो विश्वास, जो भरोसा और जो विश्वास उनके प्रति आम जनता का है, उसके कारण से ये परिस्थितियां वहां पर बनी है। आज कश्मीर भाइयों ने इन तीनों खानदानी दलों को, जिन्होंने कश्मीर को लूटा, आज उनको वहां अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही, क्योंकि इसका जवाब कौन दे रहा है? इसका जवाब कश्मीर की जनता ही दे रही है। उसे समझ आ रहा है कि ये किस तरह से हमें डरा के, फुसला के, बहका के, और कैसे हमारा शोषण करते थे। करोड़ों लाख रुपए आते थे केंद्र से, और ये 3 परिवार मिलके, ये कांग्रेस और ये जो परिवार थे, मिलके खा जाते थे। आज जब इनके यहाँ छापे पड़े, आज जब इनके यहाँ इनके सच्चाई सामने आई, और वही अलगाववादियों के लिए ये रेड कारपेट बिछा के दिल्ली में उनका समर्थन यानी
अगवानी करते थे, यही कांग्रेसी लोग। आज वो दूर दराज तक कहीं नहीं है। जिनके कहने से वहां पर सैनिकों पे पत्थर फेंके जाते थे, आज एक घटना पत्थरबाजी की वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता को जिस तरह से इन्होंने भरमाया था, मस्जिदों से ऐलान हुआ करते थे और उसके से कैलेंडर जारी होते थे कि इस दिन जो है यहाँ पर नगर बंद होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसको वहां के लोगों को मजबूरी में यानी पूरा करना पड़ता था। आज वो सारी परिस्थितियां सपना हो गई और ये हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई शाह के कुशल जो रणनीति से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा मतदाता जो काम नहीं कर पाए वो ईडी ने कर दिया है। प्रधानमंत्री एक तरह से तंज कस रहे थे विपक्षी पार्टियों से पर, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सभी कहते ईडी समेत जांच एजेंसियों का सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में इस्तेमाल कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा ईडी पर, सुन लेते हैं। पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सूर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पे ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है और जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है वो साफ साफ दिखाई देता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। अरविंद भाई, मैंने आपका हाथ उठते हुए देख लिया था, मैं आपको जवाब देने का मौका इसके तुरंत बाद दूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपने स्पीच सुनी प्रधानमंत्री की, आपको मजा आया कि नहीं सुन के, ये बताइए मुझे। विपक्ष के नेता के तौर पर मत बताइए, दर्शक के तौर पर बताइए। एक अच्छी मैच्योर पॉलिटिकल स्पीच थी डॉक्टर अजीज खान ने। नहीं, दीपक भाई, निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार स्पीच रहा, बेहतरीन बात की। और मुझे लगा ऐसा कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बेहतरीन वक्ता है। लोगों को अपने मायाजाल में, शब्द जाल में, इसमें कोई दो राय नहीं कि खूब फंसाते हैं, खूब बढ़िया से नमक मिर्च लगा करके पेश करते हैं। और ये होना चाहिए, आप भी सीख जाइए ना, नेता का ये गुण होना चाहिए। सर, अरे सर सुनिए ना सर, सीख रहा हूं, लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे सर, वो हमारे ब्लड में नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि सारी बातें की, बहुत बेहतरीन बातें की। मैं तो सिर्फ इतनी बात वहां पे जो मैं समझ पाया पूरी स्पीच में कि मुझसे ज्यादा आपकी धोती गंदी, यानी अपनी धोती को ये नहीं कह रहे साहब मेरी धोती बहुत साफ है, उनकी धोती मुझसे गंदी ज्यादा है। ये पूरा स्पीच का लबोलुबाब था। भाई, एक भी जवाब, जो कल सारे क्वेश्चन उठाए गए थे, जो बहुत अहम क्वेश्चन थे, देश के लिए एक बड़ा सवाल रहा। देश कहीं ना कहीं कल से इस बात के लिए आतुर था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आएंगे और उसके तमाम तरीके के जवाब देंगे। एक भी जवाब नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं कहा, जांच की कोई बात तक नहीं की। सवाल इस बात का है कि देश को कह रहे थे साहब जनता समझती है, जनता ये भी समझती है कि जो कुछ आज माननीय मोदी जी ने कहा, कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए, आरोपों से बचते नजर आए। इसका मतलब सत्यता है। जो कल कुछ जो भी कुछ आरोप लगाया गया उसमें बड़ी सत्यता है साहब। अगर वाकई में सत्यता है डॉक्टर अजीज खान, तो आप ही की पार्टी पेपर पेश कर दे, वहां पर दस्तावेज दे दे, ऑथेंटिकेट कर दे
यही तो उनसे कहा जा रहा है राहुल गांधी जी से कि आपने जो आरोप लगाए हैं, अगर आपको किसी सदस्य पर आरोप लगाना होता है तो आप उसे ऑथेंटिकेट कर दीजिए कागजों के साथ, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं सत्य है तो कर दीजिए, हमको भी मालूम, मीडिया वालों को भी मालूम पड़ जाएगा क्या क्या है। सुनिए ना सर, अगर ये काम समाजवादी पार्टी को करना होता, विपक्ष को करना होता, तो जो सरकारी एजेंसी उनका काम क्या है? फिर विपक्षी ये काम करे, फिर सरकारी एजेंसियों की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष को भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। सुनिए ना सर, अब आप चाहते हैं सरकारी एजेंसी खुद सरकार की जांच कर ले, गजब विपक्ष है। सुनेंगे नहीं। अरे दीपक भाई, आप बड़े पत्रकार हैं, बहुत टाइम के बाद मुझे मौका दिया, मुझे बात रखने दी। नहीं आप बोलिए, पर मैं कह रहा हूं कि आप कैसे सोच सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां अपनी सरकार की जांच कर लेगी और विपक्ष जो है उस जांच में बोलेगा देखिए सरकार फंस गई। सर, अरे सरकार अपनी जांच ना कराए, जो आरोप अडानी के ऊपर लगाया गया उस पर तो जांच करें। अरे आरोप अडानी पे थोड़ी सरकार पे लगा रहे हैं आप कि सरकार के चलते अडानी को फायदा हुआ। सरकार पे इसलिए लगाया जा रहा है कि सरकार पीछे हट रही है जांच कराने से। कौन सी जांच का आदेश दिया? आखिर सरकार पाक साफ है तो जेपीसी क्यों नहीं करा रही है? सरकार अगर वाकई में पाक साफ है तो ये सरकार हमारी अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराती है? दर्ज कराना चाहिए, जेपीसी कराए, जांच कराए। सरकार के पास ताकत है, और जब कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण में घिरते नजर आ रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि इस पर कहीं ना कहीं जांच करवाए ताकि वो बेदाग साबित हो। मैं आ रहा हूं के भाई, एक अरविंद भाई को भी मौका देते हैं। अरविंद भाई को से भी सवाल लेना है मुझे। अरविंद भाई, मुझे ये बताइए आप कि जो अजीज खान साहब कह रहे हैं, क्या किसी प्राइवेट कंपनी को मार्केट कैसे एसेस कर रही है, इसमें क्या सरकार की कोई भूमिका रहती है? देखिए, ये अनर्गल आरोप हैं। सच्चाई ये है कि मार्केट में शेयर अप जाना डाउन जाना एक अलग चीज़ है, ये शेयर मार्केट है। और प्राइवेट कंपनीज किस तरह से काम कर रही है, इस तरह से अगर सरकार इंटरफेयर करेगी उनकी एक्टिविटीज़ में तो इससे तो मार्केट और गिर जाएगी। कोई भी इन्वेस्टर जो बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक असुरक्षित महसूस करने लगेंगे अगर सरकार इस तरह से इंटरफेयर डायरेक्ट करेगी। रही बात जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए इनकी हताशा है। जिस तरह से लगातार जनता ने इनको घर बैठाने का काम किया है, कहीं ना कहीं वो हताशा है और इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि जनता ये सवाल नहीं पूछना चाहती, जनता ये पूछना चाहती है कि साहब आपने दशकों तक राज किया इस देश पर, हमारे प्रदेशों पर, आपने क्या किया? हमारे आज तक की जो स्थिति है, हम अपने दिल्ली की बात कर लें, एनसीआर की बात कर लें, ये सपा से हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकारें नहीं, आसपास हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर इनकी सरकारों ने क्या किया? अमूमन स्थिति ये थी कि ऐसा जंगल राज इनकी सरकारों में था कि कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या हरियाणा की बात हो या दिल्ली की बात हो। इनकी सरकारें जहां जहां रही वहां इस तरह का शासन इन लोगों ने दिया। आज ये स्थिति है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में लगने जा रहा है। हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की। एक वो समय था कांग्रेस की सरकार का जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में मारुति का एक प्लांट बंद होकर चला गया था। आज एक नया प्लांट खरखोंदा में, सोनीपत में मारुति ने लगाया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश को जंगल राज घोषित कर दिया गया था, जहां कोई एक नई दुकान, एक परचूने की दुकान खोलने को तैयार नहीं था, वहां बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? छोड़ दीजिए कि मोदी जी ये कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे, पर प्रैक्टिकल धरातल पर काम देखिए ना। जो काम ये हमारी सरकारों ने किया है, चाहे हरियाणा की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। हमारे यहाँ एक केएमपी का नाम इन सभी भाइयों ने, हमारे साथियों ने सुना होगा, कुंडली पलवल जो मानेसर हाईवे था, उसको बनाने में 10 साल इनकी केंद्र की सरकार थी, इनकी, और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक ये बना नहीं पाए थे, जबकि उसका उद्घाटन स्वर्गीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी के नाम पर हुआ था। पर 10 साल इनकी सरकार नहीं बनाई, परंतु हमारी सरकार ने आते ही 4 साल के अंदर केएमपी तो बनाया, केजीपी भी तैयार करके जनता यहीं पर अरविंद भाई, मैं अगला स्टेटमेंट दिखाता हूं। बड़ोदरा जो कॉरिडोर है, थोड़ा संक्षेप भी रख लें हम तो ज्यादा बेहतर होगा। हम सीधे प्रधानमंत्री के एक और
और बयान को मैं सुनवाता हूं। आपको ये बयान सुन के थोड़ा विनोद भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हाथ से विनोद को अपने भाषण में जरूर रखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक शिकार और एक शिकारी का जिक्र किया। अब शिकार शिकारी से क्या कह रहा है, क्या नियम कानून बनाए हैं पुरानी सरकारों ने, उन्होंने पुरानी सरकारों के एक्शन और उनके रिएक्शन पर निशाना साधा। देखिए, समझिएगा यहाँ शिकार कौन और शिकारी कौन। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, आप करें क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। तो देखा, शिकार और शिकारी, प्रधानमंत्री ने कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाया। और अपोजिशन का इस पर क्या कहना है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। पर मैं 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, एक आदमी 6 से 9वीं पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन पे चला गया। भारतीय स्टेट बैंक के पैसे पे सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम पे सवाल है। आपकी हिम्मत जेपीसी की जे बोलने की नहीं पड़ी, जांच करने की हिम्मत नहीं पड़ी। कैसे प्रधानमंत्री हैं? ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए विपक्ष की तरफ से कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट एक किसी पूंजीपति के साथ, उसके साथ आपकी साठगांठ दिखाई जा रही है, उसके ऊपर तो आपने कोई बात ही नहीं बोली। तो आप इस बात से, इस चर्चा से आप क्यों भागे? क्योंकि जो कुछ गलत बोला है तो वो हिंडनबर्ग के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, डेफेमेशन करिए। आपके पास देश में और विदेश में सब जगह आपके पास ताकत है, वो पूंजीपति के पास है। और जे लोगों ने कतों के आधार पे जे को सामने रखा और प्रश्न पूछे, जवाब मांगा, तो क्यों आपने इधर उधर की सारी बातें की लेकिन उसका जवाब नहीं दिया? विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है, लेकिन के भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, और सीधा सवाल ये कि इसमें लाइसेंस दिखाने वाला शिकारी कौन था जो शेर को, बाघ को लाइसेंस दिखा रहा था, टाइगर को? दीपक भाई, वो तो आप समझ गए कि 2 युवा आजकल बड़े तेज गति से बढ़ रहे थे पिछले 4-5 साल से, और उनके कर्तव्य यही रहे कि जब परिस्थितियां आई है तो उन लोग के पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ लाइसेंस दिखाया है। तो इसलिए खैर ये तो उसका विषय है, लेकिन मुझे आश्चर्य है आज जो लोग इस पे कह रहे हैं कि ये इस पे जवाब नहीं दिया, अभी जो बयान आपने दिखाया, मुझे बहुत आश्चर्य है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा थी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप जो अभिभाषण होता है
उसमें जो सरकार पिछले वर्षों में काम करती है उस काम को की उपलब्धियों को बताती है और साथ में आगामी योजना जो है उस सरकार की उसकी चर्चा करती है और उसके साथ में अपने जो है सरकार के उपलब्धियों को रखती है। तो आपके पास पूरे उस भाषण में जो पिछले कल दिन भर जो हुआ उसमें आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक लाइन आपने सरकार की आलोचना में आप नहीं बोल पाए। सिर्फ आपने क्या किया, एक झूठा आरोप लेके आप जो है पूरे बहस में अपना जो है विपक्ष की भूमिका को भी आप नहीं निभा पाए। एक झूठे आरोप पर आप खड़े हैं और वो भी इस तरह के आरोप जिसमें कि सरकार के ऊपर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई न तथ्य है आपके पास न कोई कागजात है। अभी मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता जी को, वो कह रहे कागज लाना तो उनका काम है, हमारा काम तो आरोप लगाना है, हम आरोप लगा देंगे और कागज जो है सरकार ढूंढे, सरकार का काम है कागज ढूंढना। तो ये तो इस तरह की जो है दिवालियापन तो विपक्ष का है आज की डेट पर। न जिसके पास एक कागज है, न तथ्य है, न तर्क है, न विषय है। इतना अच्छा अवसर 2 दिन 3 दिन का राष्ट्रपति भाषण पर कि आप सरकार से कई प्रश्न खड़े कर सकते हैं, कई उपलब्धियों पर आप क्वेश्चन मार्क करते जो बैठ के अभी यहाँ पर अब ये गा रहे थे। एक ठीक है भाई रुक गए। चलते चलते डॉक्टर अजीत खान आपसे जानना चाहूंगा, ये जो 2 शिकारियों के 2 नौजवानों की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, हालांकि उन्होंने हास्य विनोद और व्यंग के अंदर ये बात की, इसमें से कहीं अखिलेश यादव जी तो नहीं है? देखिए दीपक जी, ये वही बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। पूरा जो पुलिंदा रहा झूठ का, इधर का उधर, उधर का इधर, माननीय मोदी जी ने एक भी जवाब नहीं दिया और एक भी काम की बात नहीं की, सिर्फ लच्छेदार बात करने से देश नहीं चलता है। देश चलता है देश के विकास से, नौजवानों से, किसानों से। कोई विकास की बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट नहीं बताया। सर उन्होंने फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट बताया, आपने सुना नहीं? उन्होंने 2047 के भारत की बात की, एक विकसित भारत, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और यही गोल है सरकार का। कई बार वो कह चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कह चुके हैं। कहने में क्या जाता है सर, चलिए ख्वाब देखने में क्या जाता है, देखना भी चाहिए। नहीं, ख्वाब तो देखना ही चाहिए सर, तभी तो आप सच करने के लिए मेहनत करेंगे। क्या हो सकता है भाई, अगर ख्वाब हकीकत हो जाए तो इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती, बहुत बेहतर बात है। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा। अफसोस हमारे पास वक्त इतना ही है। वैसे भी हमने बहुत देर डिस्कशन कर लिया है, तमाम पहलुओं पर बात की। हमने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर जो है अपनी बात रखी, उनके स्टेटमेंट भी सुनाए।